हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का सेशन लेके चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई करने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट समझाते हुए आगे लेकर चल रहे हैं इतिहास को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के तीसरे युद्ध के बारे में, जो कि 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था। लेकिन हम लोग बात करेंगे युद्ध के से पहले कि आखिर वे कौन सी घटनाएं घटित हुई जिससे कि इस युद्ध की नींव पड़ी, या अंग्रेजों ने किस तरह से इस युद्ध को अंजाम दिया। तो अगर सबसे पहले इस चीज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, कृपया अपने दोस्तों में शेयर करने के साथ साथ आप खुद भी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1788 ईस्वी में अंग्रेजों ने, चूंकि हम लोगों ने पिछला जो युद्ध देखा था मद्रास की संधि होने के बाद, 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है। और मंगलौर की संधि के तहत ये तय किया जाता है कि दोनों जो शक्तियां हैं, इन दोनों शक्तियों को अगर कोई तीसरी साम्राज्य या तीसरा शक्ति अटैक करता है तो जो दूसरी पार्टी होगी या दूसरा जो पक्ष होगा वो उनकी युद्ध की सहायता के लिए आएगा। लेकिन अंग्रेज सबसे पहले क्या करते हैं कि इस संधि का उल्लंघन करते हुए 1788 ईस्वी में निजामों को एक पत्र लिखते हैं और उन्हें अपने साथ संधि करने का प्रस्ताव देते हैं। तथा इस संधि का सीधे सीधे अर्थ यही था कि संधि करके निजामों के साथ, क्योंकि पिछले युद्धों में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे निजामों और मराठों ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो निजामों को संधि पत्र भेजने पे जब टीपू को इस बात का पता चला तो उसने क्या किया कि 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर हमला कर दिया। और त्रावणकोर पर हमला करने के साथ ही लगभग इस युद्ध की एक तरफ से छोटी मोटी शुरुआत समझी जा सकती है। तो इस हमले के बाद जो 1789 में निजामों और मराठों ने इस संधि में अंग्रेजों का साथ दिया, यानी कि अंग्रेजों के साथ संधि करने पर सहमति व्यक्त कर दी। चूंकि त्रावणकोर का जो शासक था वो अंग्रेजों का मित्र था और इसी कारण निजामों और मराठों को ये लगा कि चूंकि हम लोग भी अंग्रेजों के मित्र ही हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि टीपू कल को हमारे ऊपर भी आक्रमण कर दे। इसी को देखते हुए 1789 ईस्वी में निजामों और मराठों ने अंग्रेजों से संधि कर ली। इस संधि के बाद जो 3 चरण में युद्ध को लड़ा गया, तो फर्स्ट चरण जो 1789 ईस्वी में जनरल मिंटो के नेतृत्व में लड़ा गया। जनरल मिंटो चूंकि उतना कुशल नेतृत्वकर्ता साबित नहीं हुआ और इस युद्ध के कोई परिणाम नहीं निकल के आए। यहाँ यूं कहे कि इस युद्ध का वैसा परिणाम नहीं निकल के आया कि कौन सा पक्ष विजयी रहा। तो इसको देखते हुए दूसरे चरण में, यानी कि उसके अगले साल 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने इस युद्ध की कमान खुद अपने हाथों में संभाल ली और उसने 1751 ईस्वी में वेल्लोर तथा आम्बूर पर अधिकार कर लिया। क्योंकि टीपू सुल्तान के लिए वेल्लोर और आम्बूर एक महत्वपूर्ण इलाके थे, तो इससे उसे बहुत ज्यादा झटका लगा। और कॉर्नवालिस यही नहीं रुका, इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद वो श्रीरंगपट्टनम की सीमा तक आ पहुंचा। क्योंकि एक शासक के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि कोई जो विरोधी है उसके राज्य को जीतते हुए वो उसकी राजधानी तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे संयोग टीपू सुल्तान का अच्छा रहा कि जब कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की सीमा तक पहुंचा तब तक वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई थी। और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के बाद युद्ध लड़ना लगभग असंभव था। इस तरह से इस युद्ध को रोक दिया गया। क्योंकि युद्ध की यहाँ पे समाप्ति नहीं हुई और जो तीसरा चरण हुआ उसमें कॉर्नवालिस ने अपने साथ मिंडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल तथा हंटर जैसे कुशल और प्रमुख जो नामी सेना के जनरल थे उनको अपने साथ मिला करके और एक संयुक्त रूप से युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में मार्च 1992 ईस्वी में जिसे कि श्रीरंगपट्टनम पे लगभग अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। और इसके बाद मार्च 1992 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हो गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिनमें से 2 बातें ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए की अंग्रेजों द्वारा मांग की गई तथा जो टीपू सुल्तान के 2 बेटे थे उनको बंधक बना लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरे युद्ध का कारण भी श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ साथ उसके 2 बेटों को बंधक बनाना भी कारक था, जिसने चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की नींव रखी। तो हम लोगों ने देख लिया कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस कारण शुरू हुआ था और 3 चरणों में इस युद्ध को लड़ा गया और आखिरकार अंग्रेजों ने इस युद्ध में लगभग बुरी तरह से पराजित किया टीपू सुल्तान को। आगे हम लोग देख रहे हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जैसा कि तीसरा युद्ध हमने देख लिया था और तीसरे युद्ध की चर्चा कर ली थी, तो अभी हम बात करने वाले हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। इस युद्ध की शुरुआत तो उसी टाइम तय हो गई थी जब टीपू सुल्तान को इस बुरी हार का सामना करना पड़ा और एक अपमानजनक संधि अंग्रेजों के साथ करनी पड़ी, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए वसूले तथा उनके 2 बेटों को भी अपने बंधक के रूप में बना के अपने यहाँ रख लिया। तो ये जिल्लत के चलते टीपू सुल्तान ने एक आखिरी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की सोची।
तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध उस युद्ध के रूप में चर्चित हुआ, यानी कि यह टीपू सुल्तान का यह आखिरी युद्ध साबित हुआ। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जब टीपू ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी कि वो अंग्रेजों से युद्ध लड़ना चाहता है और तथा हथियार की मांग की, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि फ्रांसीसियों के संबंध जो टीपू सुल्तान के फैमिली से काफी अच्छे रहे हैं, तो अंग्रेजों को इस बात का डर था कि कहीं फ्रांसीसी सैनिक सहायता के साथ साथ शस्त्र सहायता में भी टीपू सुल्तान की मदद न कर रहे। इसके लिए उन्होंने पुनः क्या किया कि निजामों और मराठों के साथ संधि के लिए बातचीत करना प्रारंभ कर दिया, या यूं कहें कि मराठों और निजामों के साथ उन्होंने संधि कर ली, तथा इस युद्ध में अंग्रेजों ने भी अपनी पूरी तैयारी के साथ लड़ाई लड़ी ताकि उनको फिर से टीपू सुल्तान से दोबारा युद्ध न करना पड़े या टीपू सुल्तान का खेल ही खत्म कर दिया जाए। तो वेलेजली जो कि इस समय जनरल था, इसके नेतृत्व में हैरिस और स्टुअर्ट नाम के दो और जो सेनापति थे अंग्रेजी, उनको बुला लिया गया और इस युद्ध की शुरुआत हो गई। चूंकि इस युद्ध में फ्रांसीसियों की तरफ से टीपू सुल्तान को सहायता नहीं मिल सकी, तथा कहा जाता है कि नेपोलियन को इसने पत्र भी लिखा था, लेकिन नेपोलियन टाइम पे पहुंच नहीं पाया और इसके चलते टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया और इस युद्ध में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और इसकी मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी में युद्ध के दौरान ही हो गई। और इस युद्ध के बाद लगभग मैसूर वंश में जो टीपू सुल्तान और हैदर अली की सत्ता थी वो लगभग खत्म हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद हम लोग देखते हैं कि मैसूर की गद्दी पे अड्यार वंश के कृष्ण राय को बैठा दिया गया। ये वही अड्यार वंश है जिसके चिक्का कृष्ण राय शासक थे, और जैसा कि हमने बताया था कि इनके दो सेनापति थे, नंजराज और देवराज। तो नंजराज और देवराज, तो इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि कैसे ये दोनों भाइयों ने ही इस अड्यार वंश की, यूं कहे कि ये दोनों भाई अड्यार वंश की एक तरह से नींव थे। और आखिरकार जब मैसूर युद्ध चतुर्थ जब होता है और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, तो पुनः जो चिक्का कृष्ण राय थे, इन्हीं के वंशज कृष्ण राय को गद्दी पे बैठा दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद इस युद्ध के बाद जो आयरलैंड देश है, या यूं कहें कि आयरलैंड ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने इसको ऐड कर लिया, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और आधुनिक मैसूर का पिता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें एम विश्वेश्वरैया भी बोलते हैं हम लोग, तो एम विश्वेश्वरैया को आधुनिक मैसूर का पिता कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को भी देख लिया। उम्मीद करते हैं कि चारों मैसूर युद्ध आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे वीडियो में हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया है और पूरी कोशिश करी है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।